नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा एसटेट, टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कवर करनी है, कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि मैम आप हमें बुक बता दीजिए कौन सी बुक हम पढ़ें। तो वो सब आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, चाहे वो विद्यार्थी टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, पूरी क्लास को एक बार अवश्य सुनिएगा। सिलेबस मैंने इसीलिए उठाया है ताकि आपको बार बार मैं लिख करके क्लास को लेंथी ना बनाऊं कि आपको ये बुक पढ़नी है, तो इससे आपकी जो क्लास है वो लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ को ही रख लिया है। सबसे पहले हमारा जो लेवल 2 है उसमें हमारी बुक आती है छठी से लेकर के 10th तक, लेकिन मैं आपको इसमें साथ साथ पीजीटी भी इंक्लूड कराती हुई चलूंगी। जो सेम सिलेबस है वो सेम आपको करना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम उसी द्वितीय भाग, फिर आती है हमारी शाश्वती और फिर शाश्वती का भाग 2 आता है। तो ये आप समझ जाइएगा 11वीं और 12वीं की ये पुस्तक है। तो ये सभी की सभी आपको कवर करनी है। अब ये कहाँ से मिलेगी? तो ये आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की ऐप से। और अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैम हम तो आपसे ही तैयारी करेंगे, तो मैंने ये ऑलरेडी यूट्यूब का पर डाल दी है। 2024 प्लेलिस्ट नाम से है, एनसीईआरटी संस्कृत 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट से बाहर जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थी हैं मेरे जैसे जो चाहते हैं कि हम पूरी बुक को पढ़ें। तो वो आप एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये सभी मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, उनको उनके कुछ अलग ही लेवल के एक्सक्यूज होंगे, तो वो बोलेंगे कि मैम हमसे पीडीएफ में नहीं पढ़ा जाता, तो हम ओरिजिनल बुक से ही पढ़ेंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा करके 6th से 12th तक की बुक खरीद लीजिए, या फिर आप अपने आस पड़ोस के विद्यार्थियों से, बच्चों से मंगवा लीजिए, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, कोई भी बहाना आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा संज्ञा सूत्र। तो इसके लिए मैं आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि अगर आपको समझ में आ चुके हैं ये संज्ञा सूत्र, तो इसकी आप बार बार रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के लिए आपके पास बुक से अधिक, मतलब बुक से बेस्ट कोई सोर्स नहीं हो सकता। और इसके लिए बुक कौन सी सही है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले संज्ञा प्रकरण ही देखने को आपको मिलेगा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़िए, उसमें आपको सभी संज्ञा नहीं पढ़नी है। लगभग पहलम सर्वप्रथम यही दी गई होगी, संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात, अनुदात, सवरित, संयोग, सवर्ण, उच्चारण, स्थानानि, पद संज्ञा और प्रयत्न। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्लास को देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी को ही प्रेफर कीजिएगा। किसी और की पुस्तक के भरोसे आप मत पढ़िएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो हमेशा मूल बुक से ही आपसे पूछने का प्रयास करेगा। इसलिए अगर आपने वीडियो देख ली है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिए, वीडियो देख ली है फिर आपको रिवीजन करनी है तो आप बुक से ही पढ़िएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी से ही, किसी और से नहीं। इसी प्रकार फिर आता है हमारा संधि। तो संधि के लिए पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो के बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको मैं यही सॉरी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी ही पढ़नी पड़ेगी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जितने भी संधि के चैप्टर है, लगभग आपके 15 से 20 पेज होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके 40 पेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी संधि दी गई है, तो आपको ये सूत्र, सभी सूत्र आपके, ये आपको सूत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रही हूँ कि ये सभी सूत्र लगभग कवर हो जाते हैं सभी संधि में, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो। तो आपको एक एक सूत्र ढूंढ करके एक सूत्र का अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे संधि के चैप्टर को उठाइए और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि को बुक से ही कवर कीजिए। बुक से बेटर आपके लिए कोई सोर्स नहीं है। इसी प्रकार समास है, तो समास के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने क्लास देख ली है तो आप मध्य सिद्धांत कौमुदी है, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी ही देखिए, क्योंकि समास और जो हमारे प्रत्यय है, प्रत्यय
ये दोनों हमारे कहाँ से लगे हुए हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी से ही ये दोनों चीजें लगी हुई है। कहाँ से, मध्य सिद्धांत कौमुदी से। और ये सिर्फ और सिर्फ मध्य सिद्धांत कौमुदी आपको एच टेट के सिलेबस में ही देखने को मिलेगी, और किसी में लघु सिद्धांत कौमुदी लगी होती है। इसलिए आपको किसी भी पासबुक के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मध्य सिद्धांत कौमुदी को उठाइए और उसको कवर कीजिए, या फिर आप क्लास को देख सकते हैं, उससे भी आपका ये कवर हो जाएगा। आप एस्टेट का PYQ लगा करके देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्यय भी मैं बता देती हूँ, इसके अंदर आपको प्रत्यय कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रत्यय है, आप निशान लगा लीजिएगा अगर आपके पास सिलेबस है तो। तय प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, निशान लगाते हुए चलिएगा। यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अन्यर, क्यप प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और णउल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, घ्य प्रत्यय, तीन प्रत्यय, मद्दुप तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय, तल प्रत्यय, मयट प्रत्यय, दाच प्रत्यय, गीप, चाप, टाप, गीश, गीन, ओम और ती, ये सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। ये सभी जितने जितने प्रत्यय के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं ये आपको आने चाहिए। इनके जो परिभाषा दी होती है वो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्रत्यय आपका बार बार रिपीट होने वाला। चाहे आप PYQ देखोगे तो कम से कम आपके 60 में से 5 से 6 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं, तो इससे देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट निशान लगवाए हैं ये प्रत्यय आपके कवर होने चाहिए। बाकी आपको सभी संधि में, समास में ये सभी कवर करने हैं। फिर आते हैं आपके अव्यय। तो अव्यय मैंने ऑलरेडी करवाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, बिल्कुल आसान से पूछे जाते हैं। और फिर जो आप NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी NCERT में जितने भी अव्यय हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ज्यादातर यही होता है, जैसे श्रीरम आद्य खलु धर्म साधनम, इस प्रकार की कुछ सुक्तियां वगैरह आती है, तो उसके अंदर अव्यय फिल करने के लिए हमसे पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हमारे उपसर्ग। उपसर्ग भी आपको जो है कहीं से भी मिल जाए, उपसर्ग सेम ही होते हैं, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर 22 उपसर्ग है वो देख लीजिएगा। विशेष्य, विशेषण, ये मैंने अच्छे से आपको करवाया है और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसके अंदर लास्ट क्लास यही है, तो ये भी कर लीजिएगा। विलोम पद और पर्याय पद, आप जब भी विलोम पद और पर्याय पद को पढ़ो तो आपको एक बात बताती हूँ मैं, इसको याद करने का तरीका। इंग्लिश का तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुझसे मीनिंग नहीं निकल पाता, लेकिन हम हिंदी के विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो हम जो है इसका अर्थ निकालेंगे। पहले कोई भी चीज हो, जैसे हमें दे दिया गया अश्व, तो हमें इसका अर्थ पता है कि ये घोड़ा है, तो घोड़े से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची होंगे उसके पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए। जब भी हम पर्यायवाची पढ़े तो हमें उसका पहले अर्थ पता होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर हम देखते ही ये पहचान सकते हैं कि ये पर्यायवाची किसका है। इसके बाद है कारक प्रकरण। कारक का भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको सिद्धांत कौमुदी नहीं तो लघु सिद्धांत कौमुदी से आप कारक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मूल पुस्तक से बाहर कुछ भी नहीं आता है। वैसे आप पासबुक के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं, किसी में कोई मिस्टेक होगी, किसी में कोई मिस्टेक होगी, लेकिन जो मूल पुस्तक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये इतनी इतनी बड़ी पुस्तकें हमसे पढ़ी कैसे जाएगी, तो मैं बताती हूँ कि ये इतनी बड़ी पुस्तक जरूर होती है कि जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी की है तो वो 600 पेज समथिंग की है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी उसका
का तो कुछ पता ही नहीं, और सिद्धांत कौमुदी वो उससे भी पार है, परे है। लेकिन जैसे कारक प्रकरण है, तो कारक प्रकरण के मिनिमम आपको 50 से 55 पेज देखने को मिलेंगे, मिनिमम 50 से 55। लेकिन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो मैंने बिल्कुल इजी लेवल में, और जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैंने आपको करवाए हैं, सही इम्पोर्टेंट सूत्र और इम्पोर्टेंट ही उनके उदाहरण। तो आप क्लास देखिए, उनसे नोट्स बना लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। फिर आता है हमारा सिलेबस का तृतीय भाग। तो इसमें अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपजाति, ये सभी मैंने छंद इतने बेस्ट तरीके से करवाए हैं। बहुत से विद्यार्थियों के भी कमेंट आए हैं, कहीं आप सोचो कि मैम अपनी तारीफ कर रही है। जब हम लाइन को देखते ही ये बता दें कि हमारा जो छंद है इसमें कौन सा है, तो हमने समझ लीजिए कि छंद को अच्छे से कवर कर लिया है। तो मैंने बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, अलंकार भी इसी प्रकार से। और ये जितने भी कवि हैं इनके परिचय मैंने करवाए हैं, और मैंने इनके सभी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेज, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। जब आप सर्च करोगे समर्पण संस्कृत क्लासेज तो आपको 2 चैनल देखने को मिलेंगे, दोनों ही चैनल अपने ही है, दोनों ही आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक के अंदर आपके कोई भी डाउट हो तो वो उसका रिप्लाई दिया जाता है, और दूसरे के अंदर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी पीडीएफ वगैरह कुछ भी। इसके बाद हमारा आता है लेवल 3 जिसमें पीजीटी है। तो ये सभी मैंने आपको बता ही दिया है कि 12th की बुक कैसे कवर करनी है, 12th तक की व्याकरण का पोर्शन सभी सेम है इसमें भी उसमें भी। अब आते हैं हमारे ये जो हमारा है द्वितीय भाग, इसके अंदर कृष्ण रमा धातु वगैरह शब्द रूप है। ये इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपको करने हैं। फिर हमारा प्रत्यय मैंने बता ही दिया है, जो प्रत्यय टीजीटी में है वही सेम प्रत्यय यहाँ पर है, तो जो इम्पोर्टेंट मैंने वही बताए हैं वही सेम इम्पोर्टेंट यहाँ पर होंगे, तो वही निशान आप लगा लीजिएगा। कारक प्रकरण भी मैंने बता दिया है, ये भी हो गए हमारे छंद, अलंकार, उपसर्ग। अब आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य आपको कहाँ से कवर करना है, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी, एक बुक आती है संस्कृत गंगा की, संस्कृत गंगा की एक बुक आती है। मैंने तो ये बुक कम से कम ली हुए 3 से 4 साल हो गई है। संस्कृत गंगा की बुक है, नाम क्या है, संस्कृत संस्कृत वांग्मय, संस्कृत वांग्मय, ये बुक का नाम है संस्कृत वांग्मय। ये बुक आप ले लीजिए, वैदिक साहित्य में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इससे बेस्ट बुक मैंने तो आज तक वैदिक साहित्य की कोई देखी नहीं है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि मैंने खुद 3 साल इसको पढ़ा है संस्कृत गंगा को। तो इसमें आपके जो है संस्कृत वांग्मय बुक में आपके नेट के भी जो टॉपिक है कवर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डीप रूप में दिया गया है। इसलिए आपका ये जो वैदिक वेद का जितना भी है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सामान्य परिचय उससे कवर हो जाएगा। और यम यमी संवाद, पूर्व, उर्वशी, शर्मा, पणी, शून्य, शेप, ये भी उसके अंदर है तो ये भी उसके अंदर। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो सूक्त है ना, अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, इंद्र सूक्त, भूमि सूक्त, प्रजापति सूक्त, ये आप उस पुस्तक से ना करके आपके पास मूल पुस्तक होगी ऋक सूक्त संग्रह, जो हमारे यहाँ जैसे एमए के विद्यार्थी हैं उनके पास, सबके पास होती है, तो आप वहां से इसको कीजिए। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है, और इसमें सायण भाष्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋक सूक्त संग्रह में ही आपको सायण भाष्य देखने को मिलेगा। ये जो मैंने संस्कृत वांग्मय पुस्तक बताई है, इसमें सिर्फ आपको जैसे ये मंत्र दे दिया, और मंत्र की सिर्फ 2 से 3 लाइन मिलेगी देखने को, लेकिन ऋक सूक्त संग्रह में बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे हमें संवाद सूक्त वो जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो ये आप संवाद सूक्त को आप
संस्कृत वाङ्मय पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो सूक्त है ना, अग्नि पुरुष हिरण्यगर्भ, इसको आपको जहां जहां मूल ये मिलते हैं वहीं से पढ़ना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऋग सूक्त संग्रह की शायद मेरे पास पीडीएफ ना हो, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पुस्तक है, लेकिन ये आप पीडीएफ आपको ऋग सूक्त संग्रह शायद आपको, जो मैंने साहित्य वाली ऐप बताई है, साहित्यम नाम है उसका, वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद ये पुराण वगैरह उससे अग्नि पुराण, ब्रह्म विष्णु वायु पद्म भागवत, ये भी आपको पुराणों में से ही पढ़ना है, ये वैदिक वाङ्मय पुस्तक में नहीं है। उपनिषद भी आपको उपनिषद से ही पढ़ना है, ईश कठ केन, ये आपको ओरिजिनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ईश उपनिषद आप ओरिजिनल पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 18 ही मंत्र है और ये बार बार रिपीट भी होते हैं, हर बार ईश उपनिषद से देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको जो ये है, ज्यादातर सूक्ति आपसे एक तो मुंडक उपनिषद की पूछी जाती है, और एक केन उपनिषद की, और एक ईश उपनिषद की, ये इंपॉर्टेंट रूप से कर लीजिएगा। लेकिन बाकी का भी सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। फिर वेदांग आपका संस्कृत वाङ्मय पुस्तक से कवर हो जाएगा, वहां से आप कर लीजिएगा। अब ये सभी पुस्तक जो है, इनको किस प्रकार से कवर करना है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस चीज को लेकर के चिंतित होंगे कि किस प्रकार से हम इसको कवर करें। तो जैसे हमारे पास रामायण पुस्तक है, रामायण को आपको सबसे पहले मैं एक चीज को एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, वैसे ही आपको सभी पुस्तक का करना है। जैसे मैंने सबसे पहले उठा ली रामायण पुस्तक को, तो रामायण के अंदर कितने सर्ग है सभी जानते हैं, 7 सर्ग है। 7 सर्ग का विषय, मतलब 7 सर्गों में क्या क्या कंटेंट है, विषय क्या है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारा बाल कांड आता है, तो बाल कांड में क्या क्या घटित हुआ था। फिर बाल कांड के बाद हमारा अरण्य कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, मतलब इस प्रकार से ये टोटल जो जितने भी 7 सर्ग है, तो सुंदर कांड में क्या घटित हुआ, युद्ध कांड में क्या कौन कौन सी घटनाओं का वर्णन है, इस प्रकार से सामान्य परिचय आपको सभी का याद होना चाहिए। प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे महाभारत है, तो जैसे महाभारत में जो श्रीमद् भगवत गीता है वो किस पर्व से संबंधित है, तो वो है हमारी भीष्म पर्व से। इसी प्रकार से कृष्ण का जो वध हुआ था युद्ध के अंदर, वो किस पर्व में हुआ था, द्रोणाचार्य का वध कब किस पर्व में हुआ, भीष्म पर्व में किसका युद्ध का वर्णन है, या फिर वन पर्व में, आदि पर्व में क्या क्या वर्णित है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका सामान्य परिचय, इसमें कितने अंक है, इसमें रस कौन सा है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके रचयिता के अर्थात कालिदास के बारे में सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। मीन्स की सभी पुस्तकों का आपको सामान्य परिचय पता होना चाहिए। कुछ एक सूक्ति होती है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस प्रकार से आपको कवर करना है। आपको ज्यादा डीप इसको नहीं पढ़ना है कि जैसे सोचो विज्ञान शाकुंतलम में मैम 7 अंक है, तो क्या मैं 7 अंक को एक एक श्लोक करके पढ़ना होगा, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप सामान्य परिचय पढ़िए कि शकुंतला कौन है, शकुंतला के माता पिता कौन है, पालक पिता कौन है, शकुंतला के मतलब पात्रों का परिचय आपको पता होना ही होना चाहिए, हर बार पूछा जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में तो हमेशा आता ही आता है कि मेनका कौन थी, तो मेनका शकुंतला की माँ थी जो कि एक अप्सरा है। सानुमति कौन थी, सानुमति शकुंतला की जो माँ है मेनका, उसकी सखी थी सानुमति। तो इस प्रकार के प्रश्न, जैसे कश्यप कौन है, काश्यप कौन है, मरीचि का आश्रम कहाँ पर है, जो अंगूठी गिरी थी शकुंतला की वो किस तीर्थ में गिरी थी, महर्षि जो कश्यप है वो कहाँ पर पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए गए हुए थे। तो ये सभी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और सिर्फ ये अभिज्ञान शाकुंतलम की ही नहीं, सभी की होनी चाहिए। रघुवंशम में भी रघुवंशम का जैसे वाग अर्थ संपृक्त, वाग अर्थ प्रतिपत्त, इसके अंदर आपका छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, सभी का आपको मंगलाचरण याद होना चाहिए। किस प्रकार का मंगलाचरण है सभी ये याद होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी आपको याद होनी चाहिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे।
और ये नीचे आधुनिक संस्कृत कवियों में कलानाथ शास्त्री, मथुरानाथ शास्त्री, इन सभी का मैंने परिचय करवा दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये बेस्ट रही होगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और आपका जो शब्द रूप है और जो आपका धातु रूप है वो मैं आपको एक अलग क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो कीजिएगा। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।